जय हिंद दोस्तों। हम प्रेमचंद घर में नामक रचना को पढ़ रहे थे। एक लेक्चर इस पे हो चुका है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे। नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक कर दो और कमेंट में जरूर बताना है लेक्चर आपको कैसा लगा और अगला लेक्चर कौन सी रचना पे लेकर आना है ये भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक, अगला जो शीर्षक है महाराजा साहब अलवर। फैक्ट देखिए इसमें, सन 24 यानी 1924 का जमाना था। आप यानी प्रेमचंद प्रेमचंद लखनऊ में थे और रंगभूमि छप रही थी। अलवर रियासत से राजा साहब की चिट्ठी लेकर 5-6 सज्जन आए। राजा साहब ने अपने पास रहने के लिए बुलाया, लेकिन प्रेमचंद नहीं जाते। फिर अगला देखिए, सन 1924 की बात है। मेरी पहली कहानी साहस निकली। किसकी पहली कहानी? शिवरानी देवी की। किसकी है साहस पहली कहानी? शिवरानी की। ठीक, शिवरानी की पहली कहानी साहस निकली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसे मैंने उनसे छिपा कर लिखा, छपने को भेजा। उस समय चांद के संपादक आर सहगल थे। तो कौन सी पत्रिका में निकली थी शिवरानी देवी की ये साहस कहानी? चांद पत्रिका में। और उस समय इसके संपादक कौन थे? आर सहगल। ठीक, उस कहानी में गलतियां थी। उन्होंने मेरी कहानी जानकर गलतियों का सुधार कर चांद में छापी। ठीक, आगे देखिए होली के दिन क्या होता है। कई मुसलमान लेखक आपसे होली मिलने आए, साथ में फूलों का हार था और अबीर भी। आप कमरे में बैठे हुए थे। अगला फैक्ट देखिए, आपने कहा कि जिस धर्म में रहकर लोग दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकते, उस धर्म में मेरे लिए गुंजाइश कहाँ? मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म किस पर टिका हुआ है। तो यहां पर प्रेमचंद क्या कर रहा है? हिंदू धर्म की जो बुराई है, जो रूढ़िवादी सोच है उन हिंदू धर्म के लोगों की, उन इसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, उनकी बुराइयों को उजागर कर रहा है। ठीक, मैं उन पर व्यक्त करती हुई बोली। शिवरानी देवी कहती हैं कि स्त्रियों के हाथ में टिका हुआ है हिंदू धर्म। तब प्रेमचंद क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही चौपट कर रहा है। जरा सी गलती स्त्रियों से हुई, उन्हें हिंदू समाज ने बहिष्कृत कर दिया। तो प्रेमचंद ने कहा है कि सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है हिंदू समाज में? स्त्रियां। ठीक, आगे देखो, आप बोले अवश्य मेरे लिए कोई मजहब नहीं, राम रहीम बुद्ध ईसा सभी बराबर है। ठीक, अगला शीर्षक देखिए, राय साहबी। मैं लखनऊ में थी, हेली साहब गवर्नर होकर आए थे। उन्होंने अपने एक मित्र से, जो हिंदुस्तानी थे, उनसे कहा धनपत राय जी यानी प्रेमचंद जी को आप पत्र लिखें कि मैं उनको राय साहबी देना चाहता हूं। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद को राय साहबी कौन देना चाहता था? हेली साहब, गवर्नर हेली साहब। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वे भारत के सबसे बड़े राइटर हैं। तो हेली साहब ने प्रेमचंद को भारत का सबसे बड़ा राइटर माना। ठीक, आगे देखिए, अब इस पर प्रेमचंद कहते हैं कि उनको धन्यवाद लिख दूंगा और लिख दूंगा कि मैं जनता का तुच्छ सेवक हूं। अगर जनता की राय साहब मिलेगी तो सिर आंखों पर, लेकिन गवर्नमेंट की राय साहबी की इच्छा नहीं, यानी मैं जो गवर्नमेंट की राय साहबी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। गवर्नर साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद दे दीजिएगा, मैं राय साहबी नहीं लूंगा। ठीक,
अगला शीर्षक, मेरे जेल जाने के पहले की परिस्थिति, यानी कौन, शिवरानी देवी जेल भी जाती हैं, कहाँ, लखनऊ में। पहले जब मैं कांग्रेस में काम करने लगी, जुलाई का महीना था, मैं चुपके चुपके काम करती, ठीक। अब क्या होता है कि कांग्रेस के काम करने के वक्त यहाँ पर गिरफ्तारी होती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, ठीक। मालूम हुआ कि विदेशी कपड़ों की दुकानों पर हमारे 10 स्वयंसेवक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस इंस्पेक्टर आया और मुझसे बोला, आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, और वह शिवरानी देवी को गिरफ्तार कर लेता है। जब मैं जेल से लौटी और दूसरे दिन उनके कमरे में गई, तो वहां मैंने देखा कि मेरा फोटो लगा है और उसको एक चंदन की माला और एक फूल की माला पहनाई गई है, ठीक। एक बार मैंने विश्वामित्र पत्रिका में स्त्रियों पर एक लेख पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था, आजकल हमारी देवियां किधर जा रही हैं। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा कि आजकल हमारी देवियां किधर जा रही थी। यह लेख कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, विश्वामित्र पत्रिका में। आगे देखिए, हम लोगों ने शास्त्री जी से कहकर इसकी प्रतिक्रिया में एक लेख माधुरी पत्रिका में प्रकाशित कराए। माधुरी ने पुरस्कार भी दिया फिर उन पर, ठीक। आगे देखिए, काशी की एक घटना है, आपका एक लेख आज में छपा, आज पत्रिका में, ठीक। उस पर काशी के हिंदू नाराज हुए। ऐसा लेख, फिर शिवरानी देवी उनसे कहती हैं कि ऐसा लेख आप क्यों लिखते हैं कि लोग दुश्मन बन जाए। कभी गवर्नमेंट आपकी दुश्मन बन जाती है, कभी पब्लिक, कोई ना कोई तुम्हारा दुश्मन रहता ही है। आप ढाई हड्डी के तो आदमी हैं और इतनी मुसीबतें मोल ले लेते हैं, ठीक। अब लेखक प्रेमचंद कहता है कि लेखक को पब्लिक और गवर्नमेंट अपना गुलाम समझती है। लेखक भी कोई चीज है, वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक कैसा, लेखक का भी तो अस्तित्व है। तो इस प्रकार की बातें कहता है कौन, प्रेमचंद। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अक्टूबर 1932 धनतेरस के आसपास, ठीक। 3 दिन दिवाली बाकी थी, धनतेरस थी, जागरण निकल रहा था, जागरण पत्रिका, ठीक। जागरण के संपादन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें दिवाली की खबर तक न थी। हंस और जागरण मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकलते थे। तो हंस कैसा है, मासिक, ठीक, और जागरण कैसा है, साप्ताहिक। खर्चा बड़ा हुआ था, बंबई से फिल्म कंपनी वालों ने बुलाया था। तो प्रेमचंद बंबई भी जाता है फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए, ठीक। आगे देखो, मद्रास भ्रमण, आपको मद्रास की हिंदी प्रचार सभा ने बुलाया था। आप आकर मुझसे बोले, चलो हम तुम मद्रास घूम आए, हम तुम मद्रास घूम आए। आप बोले, अब मद्रास गए तो इन्होंने मैसूर शहर को देखा। कौन से शहर को, मैसूर शहर को। और ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद कहते हैं कि जितना सुंदर मैसूर है, उतना सुंदर शायद ही कोई शहर हो। मैंने तो इतना सुंदर शहर नहीं देखा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद जी ने कौन से शहर को खूबसूरत बताया है, तो मैसूर शहर को, ठीक। आगे देखिए, अब एक रात क्या होता है, एक रात मेरे यहाँ चोरी हुई। तो इनके घर में चोरी हो जाती है, ठीक। चोरी में 1000 तो नगद रुपए चोरी हो गए और 1500 के जेवर चोरी हो गए। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कितने रुपए और कितने के जेवर चोरी हुए थे,
1000 रुपए और 1500 के जेवर। ठीक, चोर का कहीं भी पता न लगा, चोरी एक खाना पकाने वाले महाराज ने की थी। तो ए फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चोरी किसने की थी प्रेमचंद के घर में? खाना पकाने वाले महाराज ने। ठीक, ये मोस्ट है। अब क्या होता है कि ये इनका जो प्रेमचंद का बच्चा, इनके बेटे हैं और इनकी एक बेटी है, उसकी देखभाल के लिए एक ये दाई माँ रख लेते हैं। ठीक, उसकी देखभाल के लिए एक लड़की को रख लेते हैं, नाइन, जिसका नाम है नाइन। ठीक, अब नाइन कहती है कि मैं भरसक सेवा करूंगी, यह तो मेरी बहन ही है, कमला के बारे में बोल रही है, आप इसकी फिक्र न कीजिए। नाइन उस दिन से रात दिन बच्चे और बेटी की खिदमत करने लगी। बेटी भी अच्छी हुई और बच्चा भी, तो यानी इनका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। आगे देखिए अगला फैक्ट। जैनेन्द्र की माँ गुजर गई 1935 में। ये भी घटना यहाँ पर है। जैनेन्द्र कुमार का दिल्ली से पत्र आया कि माँ मर गई। वे आंखों में आंसू भरे मेरे पास आए और बोले, जैनेन्द्र अब अकेला हो गया, उसकी माँ मर गई। यानी प्रेमचंद को जैनेन्द्र ने पत्र लिखा था जब उसकी माँ का देहांत हुआ था, और जब वह पत्र पढ़ते हैं प्रेमचंद तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ठीक, आगे देखो। गांव में आखिरी बार आना और छज्जों का बनवाना 1935 में। बंबई से लौटने के बाद मैं गांव रहने को चली गई। जून के महीने में लड़की भी आ गई। मकान की छतें बुरी तरह से टपक रही थी। मालूम हुआ कि छत तो बिल्कुल बेकाम हो गई, तो ये छत को ठीक करवाते हैं। आगे देखिए अगला फैक्ट। शिवरानी देवी एक बार प्रेमचंद से कहती हैं कि अब की बार जब कौंसिल का चुनाव हो तो आप उसमें खड़े हो जाइए। तब प्रेमचंद कहते हैं कि मुझे नहीं खड़ा होना है, मैं इसी में अच्छा हूं। तब शिवरानी देवी कहती हैं कि तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है? तब प्रेमचंद कहते हैं हंसते हुए कि मेरा काम कौंसिल में काम करने वालों की समालोचना करना है। यानी मैं विपक्ष में रहूंगा, सत्ता के विपक्ष में, ऐसा कहते हैं कौन? प्रेमचंद। सन 1936 की बात। ठीक, अप्रैल का महीना, आपको लाहौर से निमंत्रण आया, कहानी सम्मेलन था। मुझसे बोले, भाई लाहौर से न्योता आया है और मेरी इच्छा है कि चला जाऊं, मगर यह सोचता हूं कि तुम भी चलती तो ज्यादा बेहतर था, और चले चलो उसमें हर्ज ही क्या है। आप सुबह घूम कर लौटे, नाश्ता करने आए तो हंसकर आप बोले, खाने को तो अच्छी से अच्छी चीज खाता हूं, मगर शरीर में कुछ बल नहीं मालूम होता। मैं घूमने जाता हूं तो पैर थके थके से लगते हैं। यानी अब प्रेमचंद कमजोर होने लगा है। अगला फैक्ट देखिए। उनको पहले 25 जून को खून की के हुई थी, खून की उल्टी हुई थी। उसी दिन से उनको नींद नहीं आती थी, मगर डॉक्टर ने कह दिया था कि पित्त की खराबी से हुआ है। ठीक, सन 1936 25 अगस्त। अगस्त महीने की 23वीं तारीख को रात 2 बजे में जाग रही थी। उस दिन सुबह सुबह से मैं चिंतित थी। रात को आप सोए हुए थे, मैं खामोश पड़ी सिर दाब रही थी। सामने घड़ी थी और बार बार उसी पर निगाह जाती थी। बार बार ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, दया करें, इनकी तबीयत को ठीक करें। ठीक, आगे देखिए कि दुनिया की दुआ कर रहे थे कौन? प्रेमचंद, और अपने जाने की तैयारी। फिर खुद कहने लगे, प्रेमचंद कहने लगे कि दुनिया की सब नियामतें रहेंगी पर हम नहीं रहेंगे। ये कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाएगा।
कि दुनिया की सब नियामतें रहेंगी पर हम नहीं रहेंगे। कौन सी रचना से लिया गया है? तो प्रेमचंद घर में इस रचना से लिया गया है। और इसकी किसका कथन है ये? दुनिया प्रेमचंद का कथन है। ठीक, इन शब्दों को सुनकर मेरा हृदय फटा जा रहा था। सबके बाद मैंने पीछे का दरवाजा खोला। अंधेरी रात में बाहर खड़ी खड़ी रोती रही। मैं पंखा झलने लगी। शायद उन्होंने रोना तो नहीं देखा था, पर अंदाज से जान लिया कि मैं रो रही थी। मेरा बायां हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तुमको सुस्त देखता हूं तो घबरा जाता हूं। तुम निराश मत होया करो, तुम घबराया मत करो। तुम्हारे घबराने से फिर मेरे को भी दुख होता है। ऐसा कहता है प्रेमचंद शिवरानी देवी से। बीमारी के उन्हीं दिनों में नाथूराम प्रेमी बंबई से मिलने के लिए आए। उन्हीं दिनों हंस की जमानत भी देनी थी। आप बोले हंस की जमानत करा दो। मैं बोली अच्छे होने पर सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। मेरी आशा की रस्सी टूट चुकी है। उनको तो खो चुकी हूं, उनकी आशा और विश्वास भी खो बैठी। और उसके बिना जीवन मेरे लिए अमावस्या की रात की तरह है। इसके आगे और क्या कहूं। उनके अंतिम दिन चल रहे थे। तब शिवरानी देवी कहती हैं कि एक दिन बेहोशी दूर हुई तो बोले, शिव प्रसाद जी गुप्त ने एक मात्र मंदिर बनवाया है, महात्मा जी उसका उद्घाटन करेंगे। उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ वहां जमा होगी। मैंने कहा मैं भी साथ चलूंगी। तो प्रेमचंद वहां जाना चाहते थे, तो शिवरानी देवी ने कहा कि आपके साथ मैं भी वहां पर चलूंगी। ठीक, तो आगे देखिए, अब अगला फैक्ट, आगे फैक्ट देखिए। आप बोले, रानी तुम मेरे पास से कहीं भी मत जाया करो। तुम पास बैठी रहती हो तो मेरा धैर्य नहीं टूटता। कल तुमने जो मांस की यखनी खिला दी थी वह मुझे नहीं पची। तुम ऐसी चीजें क्यों मुझे खिलाती हो? तब शिवरानी देवी कहती हैं कि डॉक्टर की राय से मैंने वह चीज आपको खिलाई है। डॉक्टर की राय माने कि अब आपकी राय माने? तब हंसकर प्रेमचंद कहते हैं कि डॉक्टर को तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो मुझे है, इसलिए मेरी राय मानो। ये शब्द सुनकर शिवरानी देवी रो पड़ी। टप टप करके मेरे आंसू जमीन पर लुढ़क पड़े। हालांकि मैं बड़ी कोशिश में रहती थी कि आपके सामने मेरी आंखों से आंसू न निकले, क्योंकि मेरे आंसू निकलेंगे तो प्रेमचंद और कमजोर होएंगे। पर इस बार मेरा मन विवश हो गया। मेरा धैर्य का बांध टूट पड़ा। दूसरे दिन फिर आपको बेहोशी हुई। बहुत जोर का पाखाना भी हुआ। मैं उसे साफ करने के लिए बढ़ ही रही थी कि भाई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहन वे अब नहीं रहे, कहाँ जाती हो? मैं खुलकर रो पड़ी। और जब जैसे ही उन्हें सुनती हैं अपने भाई से, वैसे ही शिवरानी देवी जोर जोर से रोने लग जाती हैं। और तभी से आज तक रो रही हूं। पाठकों, आगे अब मुझसे लिखा नहीं जा रहा। मेरी सारी जिंदगी रोने के लिए ही बच रही है। आगे लिखती हैं लेखिका कि मैं न कोई लेखिका हूं न कोई कलाकार। इस रचना से पाठकों को जरा भी लाभ हो सका तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। ठीक, तो यहां पर खत्म हो जाती है प्रेमचंद घर में जो रचना है। ठीक, अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कथन हैं, वो देखते हैं दोस्तों। प्रेमचंद का कथन है कि जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें क्या है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज पर कंट्रोवर्सी होती है तो लोगों की इच्छा होती है कि ऐसी क्या चीज है इसमें जिस पर इतनी जद्दोजहद हो रही है। ठीक, अगला जो कथन है वह है शिवरानी देवी का। यह हिंदुस्तान की खासी विशेषता है कि किसी के जीवन काल में मनुष्य उसे ठीक नहीं पहचान पाता।
हाथ से खो जाने पर ही मनुष्य को उसकी कीमत का पता लगता है। अगला जो कथन है वो है प्रेमचंद का। प्रेमचंद कहते हैं कि जिसे इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, और जिसे समझे कि मर गया वह मर गया। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे देखिए, एक बार क्या होता है, प्रेमचंद ने मोटेराम शास्त्री नाम की एक कहानी लिखी थी। उस कहानी पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर कर दिया था। ठीक, तो कौन सी कहानी पर? मोटेराम शास्त्री कहानी पर। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एक कथन है प्रेमचंद का, लेखक या तो देखा हुआ लिखता है या जो लिख रखा है उसे कभी अवश्य देखेगा। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण कथन है, भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमजोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य हो कि दुनिया है, स्वावलंबी मनुष्य की ही दुनिया है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रही सही अक्ल भी मारी जाती है। अगला जो कथन है वो भी प्रेमचंद का है। आगे देखो कि दुनिया में मैं महात्मा गांधी को सबसे बड़ा मानता हूं। उनका भी उद्देश्य यही है कि मजदूर और काश्तकार सुखी हो। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कौन सी रचना का है और कौन किसका कथन है। ठीक, प्रेमचंद की लड़की कमला, कमला की शादी किससे हुई है? वासुदेव प्रसाद के नाम के लड़के से। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन जाएगा, कमला के पति का क्या नाम है? वासुदेव प्रसाद। ठीक, अगला जो फैक्ट है, अगला जो कथन है, जब इंसान खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है तभी उसमें किसी दूसरे को मारने की शक्ति आती है। यह कथन प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का अगला कथन, यह आजादी का पौधा इमली के दरख्त यानी पेड़ की तरह है, बाबा लगाते हैं तो पोता फल खाता है। अगला जो कथन है वो है शिवरानी देवी का। ईश्वर ने पुरुषों को स्त्रियों की जिम्मेदारी दी है, वे चाहे जो कर सकते हैं। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि परमात्मा स्त्रियों को क्यों जन्म देता है, दुनिया में आकर वे क्या सुख उठाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता। शायद पुरुषों के पैरों तले रौंदी जाने वाली रौंदी जाने के लिए ही वे संसार में आती हैं। तो ये कथन किसका है? शिवरानी देवी का। अगला जो कथन वो भी शिवरानी देवी का है। खुदगर्जी तो मर्दों में होती है, स्त्रियों में जिस दिन ये बातें आ जाएंगी उस दिन यह दुनिया दुनिया नहीं रह पाएगी। ठीक, अगला कथन शिवरानी देवी का, लेखकों की बीवियों पर सबसे ज्यादा आफत आती है, उनके घर में आदमी भी पूरे के पूरे उनके नहीं होते। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखिए, अगला जो कथन है शिवरानी देवी का, श्रद्धा और प्रेम साथ साथ नहीं चल सकते। श्रद्धा सिर झुकाती है, प्रेम हृदय लगाता है। ये कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आपको ध्यान में रखना है कौन सी रचना से है और किसका है। ठीक, आगे देखिए, जिन लोगों के बीच, अब ये प्रेमचंद का कथन है, जिन लोगों के बीच में रहना होता है उन्हीं की तरह खुद को भी बनना पड़ता है, चाहे हम बनना चाहें या नहीं, मगर बनना जरूरी हो जाता है। अगला कथन प्रेमचंद का, आदमी चाहे गरीब हो या अमीर उसे अपनी आदतों को खराब नहीं करना चाहिए। हर आदमी की जीत इसी में है कि कम खर्च करना और अधिक मेहनत करना। जिसको यह आता है वह किसी का गुलाम नहीं हो सकता। ठीक, आगे देखो, अगला जो कथन है ये शिवरानी देवी का है, जहां घनिष्ठता हो जाती है वहां महानता नहीं रहती, क्योंकि अपनापा उससे भी बड़ी चीज है। ये कथन भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक,
महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो कथन है, फैक्ट है अगला, माखनलाल चतुर्वेदी का खंडवा से पत्र आया। उन्होंने लिखा था कि आप खंडवा आइए। आप मुझसे बोले चलो खंडवा चलें। जब हम लोग खंडवा पहुंचे, पंडित जी कई आदमियों के साथ पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थे। तो प्रेमचंद एक बार माखनलाल चतुर्वेदी के आमंत्रण पर खंडवा घूमने जाते हैं उनके यहाँ पर। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने खंडवा बुलाया था। अगला फैक्ट, उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की जरूरत होती है, नौकर को तुम्हारी, दोनों को एक सी जरूरत होती है। ठीक। अगला कथन, शिवरानी का कथन, जब तक इंसान अंधेरी रात न देखे तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। तब तक रोशनी की वक्त उसे कैसे मालूम हो। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण कथन थे जो लास्ट में मैंने लगा दिए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और आज के लिए इतना ही। प्रेमचंद घर में जो रचना है ये पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। और अगली रचना, अगली क्लास किस पर लेके आनी है, कौन सी रचना पे लेके आनी है, उस कमेंट में बताओ। और लाइक जरूर करना है दोस्तों लेक्चर को, और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में अगली रचना के साथ। आज के लिए इतना ही।